अब हम लोग आ चुके हैं अपने इस अध्याय के अंतिम कक्षा में, जहां पर हम लोग बाकी बचे चीजों की बात करेंगे जो आप लोगों को आपके बोर्ड, आपके पाठ्यक्रम और आपके पुस्तक के अनुसार पढ़ना है। सामने जो आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से यह सब कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, यह आप लोगों के एसएसटी बुक यानी कि क्लास 8 के एसएसटी बुक का है, जो कि पृष्ठ संख्या 5 और 5 से आगे की बात हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी जिस अध्याय में है वो अध्याय संख्या 1 है, जो कि यूनिट 1 हिस्ट्री के तहत आता है एसएसटी में, जहां पर वेयर, व्हेन एंड हाउ की बात होती है। और ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले 2 कक्षाओं के माध्यम से, 2 अलग अलग कक्षाओं के माध्यम से किया है और बहुत सारी बातें हम लोगों ने कर रखी है। एक बार हम लोग उन सारे चीजों को देखते हुए अपने अंतिम कक्षा को आधिकारिक रूप से शुरू करते हैं, इस कक्षा को शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने वेयर, व्हेन एंड हाउ में देखा कि हम लोगों को देखना क्या क्या है, जिसमें टाइम स्पैन और सिनॉप्सिस को देखा, मॉडर्न पीरियड इन इंडिया को हम लोग को देखना है, ये हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा, एंड ओवरव्यू ऑफ मॉडर्न पीरियड की बात करनी है, और सोर्सेज टू स्टडी द मॉडर्न पीरियड की बात करनी है। इसमें हम लोगों ने लेट्स स्टार्ट विथ वाला सेगमेंट देखा। उसके बाद हम लोगों ने टाइम स्पैन और सिनॉप्सिस की बात की, जो हम लोगों ने ऊपर देखा था कि जो करना है टाइम स्पैन और सिनॉप्सिस। पृष्ठ संख्या 5 पर जहां पर हम लोगों ने एक फैक्ट फाइल भी देखा, जहां पर देखा कि जेम्स मिल ने भारत को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में बांटा। पृष्ठ संख्या 6 पर आए तो एन ओवरव्यू करके एक कंसेप्ट को हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने इसी पृष्ठ पर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति की बात की। फिर हम लोगों ने मॉडर्न पीरियड इन इंडिया की बात की पृष्ठ संख्या 6 पर। यह मॉडर्न पीरियड इन इंडिया ऊपर दिया हुआ है कि मॉडर्न पीरियड इन इंडिया आप लोगों को पढ़ना है इस अध्याय में। तो टाइम स्पैन और सिनॉप्सिस हो गया, मॉडर्न पीरियड इन इंडिया हो गया, यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने मॉडर्न पीरियड इन इंडिया की बात की और कर ली। इसके बाद हम लोगों ने पृष्ठ संख्या 7 पर इस चित्र को देखा। उसके बाद हम लोगों ने सोर्सेज टू स्टडी द मॉडर्न पीरियड, इसकी बात की। यहाँ पर वो कौन कौन से स्रोत है जिससे मॉडर्न पीरियड को पढ़ा जाता है, भारतीय आधुनिक काल को, भारतीय इतिहास के आधुनिक काल को पढ़ा जाता है, जो हम लोग यहाँ पर देखे थे की हाईलाइट में शुरू में ही कि सोर्सेज टू स्टडी द मॉडर्न पीरियड जो है ये हम लोग को देखना है, और एन ओवरव्यू ऑफ मॉडर्न पीरियड भी हम लोग को देखना है। तो सोर्सेज वाले में हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि वो कौन कौन से सोर्स हैं, जहां पर हम लोगों ने पृष्ठ संख्या 7 से पृष्ठ संख्या 8 पर आते हुए प्राइमरी सोर्स की बात कर ली। अब हम लोग दूसरे स्रोत यानी कि अंतिम सोर्स की बात करेंगे, और यहीं से हम लोग इस कक्षा को और इस अध्याय को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे सेकेंडरी सोर्स का, जो आप लोगों को सामने दिख रहा है पृष्ठ संख्या 8 पर। ये है क्या लिखा हुआ है सेकेंडरी सोर्स में? Secondary sources are document or recording that involve generalization, analysis, synthesis, interpretation, etc. प्राइमरी स्रोत क्या था? जो हम लोग को लिखा हुआ मिल गया, जो हम लोगों ने खुद पढ़ लिया, खुद लिख लिया, खुद समझ लिया, खुद संग्रहालय में गए और अलग अलग डॉक्यूमेंट, न्यूज़पेपर, वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल, चित्र को, पिक्चर को, इन सारी चीजों को देखकर ज्ञान ले लिया, नॉलेज ले लिया और लोगों के साथ शेयर कर दिया एज ए इतिहासकार, हिस्टोरियन के तौर पर। लेकिन सेकेंडरी स्रोत क्या होता है? सेकेंडरी स्रोत में क्या होता है कि ये प्राइमरी नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर प्रथम स्तर पे यहाँ पे जानकारी नहीं लिया जाता है। यहाँ पर किसी जानकारी को हम लोग एनालाइज करते हैं, पहले से प्राप्त जानकारी को, पहले से आया हुआ जानकारी को हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, व्याख्या करते हैं, उसका एनालिसिस, आकलन करते हैं, उसका सारा कुछ जो एनालिसिस करके, व्याख्या करके जो जानकारी प्राप्त होती है वो सारे हमारे सेकेंडरी स्रोत होते हैं, सेकेंडरी सोर्स होते हैं इंफॉर्मेशन के। वही लिखा हुआ है, सेकेंडरी सोर्सेज आर डॉक्यूमेंट और रिकॉर्डिंग दैट इन्वॉल्व जनरलाइजेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इंटरप्रिटेशन, etc. सेकेंडरी सोर्स वो दस्तावेज, वो पत्र, वो डॉक्यूमेंट या फिर वो रिकॉर्डिंग होते हैं जिसमें हम लोगों को एनालिसिस करना होता है, जिसमें हम लोग को व्याख्या करना होता है, जिसमें हम लोगों को इंटरप्रिटेशन यानी कि यहाँ पर हम लोग को अलग अलग चीजों को एनालाइज करना होता है, इंटरप्रेट करना होता है, ताकि उससे एक इंफॉर्मेशन निकाला जा सके, उससे जानकारी निकाला जा सके। जबकि प्राइमरी सोर्स जो थे वो जानकारी दे रहे थे, सेकेंडरी सोर्स में हम लोग को पढ़ के जानकारी लेना पड़ता है। These include report, review, article and printed book based on primary source. अब ये सेकेंडरी सोर्स कौन कौन से हो जाएंगे? तो पहले से पढ़े हुए रिपोर्ट हैं, किसी दूसरे
हिस्टोरियन के, किसी दूसरे पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट के, या किसी दूसरे रिसर्चर के, शोधकर्ता के, अनुसंधानकर्ता के, उसके रिपोर्ट हैं, उसके रिव्यूज हैं, उसके आर्टिकल्स हैं, या फिर अलग अलग पुस्तक हैं, इन सब से हम लोग जानकारी ले सकते हैं जो प्राइमरी सोर्स के आधार पर बने हुए हों। द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट वेयर स्टडीज एंड एग्जामिन्ड बाय द प्रोमिनेंट इंडोलॉजिस्ट सच एज जेम्स मिल, मैक्स मुलर, विंसेंट स्मिथ, who took keen interest in Indian culture. Of ancient Indian text, the ancient Indian texts were studied and examined by the prominent Indologists. बहुत सारे जो एंशियंट इंडियन टेक्स्ट हैं, यानी कि पहले के ऐतिहासिक भारतीय जो लेख हैं, उसको बहुत सारे अंग्रेजों ने, बहुत सारे यूरोपियन ने पढ़ा, समझा और अपने तरीके से अनुवादित किया, अपने तरीके से इंटरप्रेट किया, अपने तरीके से एनालाइज किया, जिसमें नाम आता है जेम्स मिल का, मैक्स मुलर का, विंसेंट स्मिथ का, और भी अलग अलग, जिसने भारतीय सभ्यता को, भारतीय कल्चर को, भारतीय इतिहास को, भारतीय लेख को अपने तरीके से पढ़ा, समझा और इंटरप्रेट किया, व्याख्यात किया। द ब्रिटिश ट्राइड टू अंडरस्टैंड द इंडियन ट्रेडिशन, कस्टम एंड नॉर्म थ्रू दीज टेक्स्ट दैट वुड हेल्प देम टू रूल इंडिया इफिशिएंटली। ये जो अंग्रेज था, ये भारतीय ट्रेडिशन को, भारतीय कस्टम, रीति रिवाज को, सभ्यता को, रूल रेगुलेशन, नॉर्म्स को, नियम कानून को इन किताबों के माध्यम से, इन पुस्तकों के माध्यम से, इन लेखों के माध्यम से और अलग अलग स्रोतों के माध्यम से पढ़ा, ताकि ज्ञानवर्धन तो हो न हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भारत को और अच्छे तरीके से शासित किया जाए, भारत को और लंबे समय तक शासित किया जाए, इसका लक्ष्य लेकर इन लोगों ने अलग अलग टेक्स्ट को, अलग अलग लेखों को पढ़ा, भारतीय लेखों को पढ़ा। These colonial writers projected the view that India was a backward country and British rule was a blessing in disguise for the India। ये जो कॉलोनियल राइटर थे, ये जो अंग्रेज वाले, ये जो यूरोपियन राइटर थे, ये जो औपनिवेशिक लेखक थे, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने सारे टेक्स्ट को पढ़ा, भारत को पढ़ा और उसके बारे में निष्कर्ष क्या निकाला कि भारत एक गरीब देश था, गरीब देश है, भारत एक बैकवर्ड, पिछड़ा देश है, पिछड़ी बैकवर्ड कंट्री है, और भारत में अंग्रेजों के द्वारा शासन किया जाना भारत के लिए एक स्वर्णिम काल है, ऐसा इन लोगों ने बताया। क्योंकि भारत के लिए, अगर भारत पर अंग्रेजों का शासन है तो भारत को इससे विकास होगा, भारत विकसित होगा, भारत के लिए यह फायदेमंद है, लाभकारी है, नहीं तो भारत तो एक सांप सपेरों का देश है, पिछड़ा देश है, बहुत बुरे तरीके से गरीबी में जकड़ा हुआ देश है, ऐसा इन सारे लेखकों ने कहा। However, the nationalist writers such as बंकिम चंद्र चटर्जी, पृष्ठ संख्या 8 से आ रहे हैं पृष्ठ संख्या 9 पर, यहां पर क्या लिख रहा है? However, the nationalist writer like बंकिम चंद्र चटर्जी wanted to rediscover Indian glorious past। लेकिन वहीं पर जहां पर अंग्रेज जो दूसरे देश का था, उसने भारत को अपने तरीके से पढ़ा, कहा कि भारत सांप सपेरों, गरीबों का, पिछड़ों का देश है, यहाँ पर अगर हम लोग आए हैं, अंग्रेज आए हैं, अगर यूरोपियन आए हैं, तो ये उन लोगों के लिए, भारतीयों के लिए अच्छा है, लाभकारी है, शुभ है, क्योंकि इससे उन लोगों का विकास होगा। तो वहीं पर जो भारतीय थे, जो भारतीय राष्ट्रवादी थे, उन लोगों का यहाँ पर कहना था कि नहीं, ये सारी चीजें जो है ये हमें आहत करने वाली है, हम लोग पहले से ही, हमारा जो धरोहर है, हमारा जो इतिहास है वो बहुत ज्यादा स्वर्णिम है, तुम लोगों का क्या है, तुम लोग तो बाद में, हम लोगों का जो इतिहास है वो बहुत ज्यादा स्वर्णिम रहा है। और ये सारी चीजें जो है ये भारत के नेशनलिस्ट राइटर यानी कि भारतीय लेखकों के द्वारा कहा गया, जिसमें बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम आता है, जिसने भारत के ग्लोरियस पास्ट को, भारत के स्वर्णिम इतिहास को, स्वर्णिम काल को रीडिस्कवर यानी कि फिर से खोजने का कार्य किया। इसमें और भी नाम आता है बंकिम चंद्र चटर्जी के बाद, दादा भाई नेहरूजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जवाहरलाल नेहरूज डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक्सपोज द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल while highlighting India's glorious past। अब बंकिम चंद्र चटर्जी के बाद दादा भाई नेहरूजी का जो किताब था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और जवाहरलाल नेहरू का जो किताब था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसमें भी अंग्रेजों द्वारा या फिर अंग्रेज शासन के द्वारा शासन करने के बाद भारत पर पड़े कुप्रभाव
को दिखाया गया है, को लिखा गया है और भारत के स्वर्णिम इतिहास की बात की गई है इन दोनों पुस्तकों में भी और भी बहुत सारे पुस्तकों में भी। यहाँ पर 3 राष्ट्रवादी लेखकों का नाम आता है, बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम आता है, दादा भाई नौरोजी का नाम आता है और जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है। जवाहरलाल नेहरू तो भारत के स्वतंत्र भारत के 1947 वाले भारत के 1947 के बाद वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने। When the national movement was at its peak, the British tried to suppress the press. जब राष्ट्रवादी आंदोलन, भारत का जो राष्ट्रवादी आंदोलन था, जब चरम पर था, तो मीडिया को, पत्रकारिता को, प्रेस को, जिसके आधार पर जो इंफॉर्मेशन है, जो सूचना है, वो देश के कोने कोने पर फैल रहा था, उसको अंग्रेजों ने दबाने का प्रयास किया और दबाया भी, ताकि जो जानकारी है, जो राष्ट्रवादी जानकारी है, एक लोग से दूसरे लोग तक न पहुंचे, जिससे ये जो राष्ट्रवाद है और बढ़ता चला जाएगा। ये भारत का जो इंडिपेंडेंस का, भारत का जो राष्ट्रवादी लहर है, ये और बढ़ता चला जाएगा और भारतीय लोग जो हैं वो हमसे बहुत जल्दी छुटकारा पा लेंगे, या फिर कहें तो हमें भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए अंग्रेजों ने, यूरोपियन ने क्या किया, तो प्रेस को दबाना शुरू किया, क्योंकि प्रेस को रोक देने से जो जानकारी का जो स्प्रेड है, जो इंफॉर्मेशन का जो स्प्रेड है, वो रुक जाता है। हाउएवर दे फेल, लेकिन उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली और भी बहुत सारे माध्यम से जानकारी बढ़ती गई और बहुत सारे प्रेस जो हैं वो नहीं दबे। वी स्टिल स्टडी द हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 250 या 300 ईयर इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर रिगार्डेड एज द मॉडर्न पीरियड। वी विल स्टडी द हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 250-300 ईयर इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर। हम लोग अभी आने वाले चैप्टर में, आने वाले अध्याय में और भी इतिहास और भी भारतीय आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इस PSBI के पाठ्यक्रम के अनुसार, जहां पर 250 से 300 साल के इतिहास, पिछले 250 साल से 300 साल के इतिहास की बात होगी, अलग अलग चैप्टर्स में, अलग अलग अध्यायों में, जो इस पुस्तक में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अलग अलग चैप्टर से बढ़ेंगे, उन सारे चीज़ों की बात करेंगे। यानी कि अभी हम लोग को और भी बहुत सारे मॉडर्न हिस्ट्री की बात करनी है अलग अलग चैप्टर्स के माध्यम से। अब यह हम लोग का अध्याय जो है पृष्ठ संख्या 9 पर आने के बाद समाप्त हो जाता है। अब हम लोग एक सेगमेंट में आते हैं जो कि लेखक के द्वारा, प्रकाशक के द्वारा बनाया गया है, वर्ड ट्रीजर का, जिसमें कुछ शब्दों के मीनिंग या फिर एक्सप्लेनेशन या फिर कहें तो उसका परिभाषा दिया गया हुआ है, उसका डेफिनेशन दिया गया हुआ है। यहाँ पर 6 शब्द हैं। पहला रेनियंस। रेनिसेंस का मतलब क्या होता है? द पीरियड ऑफ रिवाइवल ऑफ आर्ट एंड कल्चर। आर्ट और कल्चर का जो पुनर्स्थापित करने वाला जो समय होता है, पुनर्स्थापना का जो समय होता है आर्ट और कल्चर का, यानी कि कला और सभ्यता का, रीति रिवाज का, इसी को रेनिसेंस कहते हैं। ह्यूमनिज्म किसको कहते हैं? तो ह्यूमनिज्म, अ यूरोपियन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट which held that though the universe is the creation of God, the development and industrialization are the achievement of man. ह्यूमनिज्म का मतलब होता है कि यहाँ पर जो यूरोपियन इंटेलेक्चुअल हैं, यहाँ पर जो यूरोप के जो विद्वान हैं, कहें तो शिक्षाविद हैं, इन लोगों का जो कहना होता है कि माना कि धरती को, ब्रह्मांड को भगवान के द्वारा, उस सुपर पावर के द्वारा बनाया गया है, लेकिन ये जो उद्योग है, जो इंडस्ट्री है, इसका स्थापना और इसका इस्टेब्लिशमेंट और इसका विकास, इसका डेवलपमेंट जो है, ये इंसानों का देन है, इंसानों के द्वारा होता है। इसी को ह्यूमनिज्म कहते हैं। यानी कि दुनिया बनाया ऊपर वालों ने, नीचे जो विकास हो रहा है यह नीचे वालों के द्वारा या फिर इंसानों के द्वारा किया जाता है। ये यूरोपियन इंटेलेक्चुअल का मानना था और इसी कंसेप्ट को ह्यूमनिज्म कहते हैं। मशीनाइजेशन क्या इसको कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम वर्किंग लार्जली बाय हैंड और एन एनिमल्स टू डूइंग दैट वर्क विथ मशीनरी। मशीनाइजेशन का मतलब है, मैकेनाइजेशन का मतलब क्या है कि वो प्रक्रिया जहां पर हाथ द्वारा निर्मित कार्य को, यानी कि हैंड वर्क को, या फिर इंसान के द्वारा हाथ का प्रयोग करके किए जाने वाले कार्य, या फिर जानवरों का प्रयोग करके किए जाने वाले कार्य के जगह पर जब हम लोग अलग अलग
मशीन का संयंत्र का प्रयोग करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग मैकेनाइजेशन या फिर मशीनीकरण कहते हैं, संयंत्रीकरण कहते हैं। आर्चीव्स किसको कहते हैं? अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्लेस, इंस्टीट्यूशन और ग्रुप ऑफ पीपल। आर्कीव का मतलब है वो सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट का कलेक्शन, वो सारे ऐतिहासिक दस्तावेज का इकट्ठा होकर एक जगह होना, जिसमें हमें अलग अलग जगहों के बारे में, अलग अलग लोगों के बारे में, अलग अलग समूहों के बारे में जानकारी मिलती है। रीडिस्कवर, टू डिस्कवर अगेन, किसी भी चीज को खोजना, बार बार खोजना, रीडिस्कवर कहलाता है। जबकि ग्लोरियस का मतलब होता है फेमस या रिनाउंड, यानी कि प्रसिद्ध और ख्याति प्राप्त चीजों को हम लोग ग्लोरियस या फिर स्वर्णिम कहते हैं। तो हम लोगों ने इन 5 शब्दों को देख लिया जो वर्ड ट्रीजर में था। रेनिसेंस, ह्यूमनिज्म, मैकेनाइजेशन, मशीनीकरण, संयंत्रीकरण, आर्कीव्स, रीडिस्कवर और ग्लोरियस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे एक्सरसाइजेज की, यानी कि अभी हम लोग पृष्ठ संख्या 9 पर हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइजेज की, यानी कि अब हम लोग उस सेगमेंट में आ गए हैं जहां पर आप लोगों को प्रश्न पढ़ के उत्तर देना है। और ये सारे प्रश्न इसी सिलेबस, इसी पाठ्यक्रम, इसी चैप्टर के आधार पर हैं जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, जो आप लोगों को पढ़ना है। और इसी के आधार पर यहाँ पर आपको जांचने के लिए कि आपने कितना ज्ञानवर्धन किया, कितना सही तरीके से चीजों को समझा, यहाँ पर उसी के लिए जांचने के लिए यहाँ पर एक्सरसाइजेज के माध्यम से अलग अलग क्वेश्चन जो हैं आपसे पूछे गए हैं, अलग अलग तरीके के प्रश्न जो हैं आपसे पूछे गए हैं। जिसमें पहला जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो है आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो। जो अलग अलग विकल्प दिए गए हुए हैं उसमें से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट, यानी कि जो सबसे सही या फिर जो सही विकल्प है उसको चुनना है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों के पास कितने प्रश्न हैं? तो यहाँ पर आप लोगों के पास 4 प्रश्न हैं और ये चारों प्रश्न के 4-4 विकल्प हैं। आपको पढ़ना है और उत्तर बताना है। ये सारी पढ़ाई मैंने करा दी है और ये सारी चीजें आप लोग को पढ़ना है। जो पढ़ाए हैं उसी के आधार पर यहाँ पर प्रश्न है, आप लोग इस प्रश्न को करेंगे। फिर पृष्ठ संख्या 10 पर आते हैं। यहाँ पर दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन में राइट शॉर्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन सब प्रश्नों के लिए आपको संक्षिप्त में उत्तर देना है, यानी कि 2 से 3 वाक्यों में, 2 to 3 सेंटेंस में यहाँ पर आंसर करने हैं। ये 5 प्रश्न है, इस 5 प्रश्न के उत्तर आप लोग को 2 से 3 वाक्य में देना है। जबकि थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल है। यहाँ पर विस्तार से आपको इन 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। विस्तार का मतलब हो गया एक गद्यांश, एक पैराग्राफ जो 5 से 6 सेंटेंस का, 5 से 6 लाइन का, 5 से 6 वाक्य का होगा। आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़ा दी गई हुई है। आप लोग अब अपने ज्ञान के आधार पर, नॉलेज के आधार पर इन सारे प्रश्नों को करेंगे। अभी हम लोग पृष्ठ संख्या 10 पर हैं। अब हॉट्स में, यानी कि ये वो सेगमेंट है जहां पर आप लोगों के स्किल को डेवलप करने का, यानी कि कौशल के विकास, कौशल विकसित करने की बात की जाती है। जो प्रकाशक के द्वारा कहा गया है, जो लेखक के द्वारा कहा गया है, उसमें 2 प्रश्न हॉट्स के माध्यम से आपके पास समक्ष आते हैं। पहला, हाउ आर प्राइमरी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री डिफरेंट फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज। ये जो प्राइमरी स्रोत और जो सेकेंडरी स्रोत है, इन दोनों में क्या अंतर है, ये आप लोगों को बताना है। Why did the British record every aspect of their administration in India? ये अंग्रेजों ने अपने भारतीय प्रशासन का, जब वो भारत में प्रशासन कर रहे थे, भारत में शासन कर रहे थे, तो उसने सारी चीजों को रिकॉर्ड क्यों किया, लिखा क्यों? इन सारे चीजों का उत्तर आप लोग को देना है। ये सारी बातें हम लोगों ने कर रखी है और साथ ही साथ आप लोग अपने मेंटल एबिलिटी का प्रयोग करें और इसका उत्तर करें। अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। यहां पर आपको जगह, जो अलग अलग जो जगह, जो रिक्त स्थान दी गई हुई है, इसको पूर्ति करनी है। 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न में एक एक ब्लैंक स्पॉट है, उसको आप लोगों को फिल करना है। एक एक रिक्त स्थान है, उसको भी आप लोगों को पूर्ति करनी है। ये 5 प्रश्न है। उसके बाद है 5वां टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यहां पर आप लोगों को इन चारों सेंटेंस को अलग अलग पढ़ना है और बताना है कि कौन सही है, कौन गलत है। अगर सारे सही हैं तो सारे ट्रू, अगर सारे गलत है तो सारे फॉल्स। अगर कोई सही है, कोई गलत है, तो जो सही है वो ट्रू, जो गलत है वो फॉल्स। ये आप लोगों को पढ़ के बताना है। अगला है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में क्या है,
यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए हुए हैं, यहाँ पर आप लोगों को मिलान करना है। ABCDE करके 5 लेफ्ट हैंड साइड में और 1 2 3 4 5 रोमन लेटर में 5 जो है वो राइट हैंड साइड में दिए गए हुए हैं। इस ABCDE और इस 1 2 3 4 5 में आपस में आप लोग को मिलान करना है कि कौन किससे मेल खाता है, कौन किससे मैच करता है। A 1 2 3 4 5 में से किससे मैच करता है, B किससे मैच करता है, C किससे मैच करता है, ऐसे करके आप लोग को मैच कराने हैं। यानी कि यहां पर आप लोग को मैच द फॉलोइंग वाले सेगमेंट में कार्य करना है। उसके बाद अब हम लोग अंतिम पृष्ठ पर आते हैं, पृष्ठ संख्या 11, यानी कि इस अध्याय का अंतिम पृष्ठ। यहां पर एक प्रश्न दिया गया हुआ है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के तौर पर, यानी कि ये भी एक प्रश्न है जहां पर आपके स्किल के डेवलपमेंट की बात की जाएगी। यहां पर आप लोगों के कौशल को विकसित करने की बात की जाती है, या फिर कौशल विकास का यह प्रश्न है। हाउ डू यू सी द चेंजेस ब्रॉट इन बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों के शासन में जो भारत में बदलाव हुए उसको आप किस नजरिए से देखते हैं। मेंशन 3 to 4 पॉलिसीज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश विच यू फेल्ट बेनिफिट इंडियन। 3 से 4 नियम कानून को आपको बताना है, लिखना है, जो आपको लगता है कि अंग्रेजों के द्वारा लिया गया कदम भारतीयों के लिए लाभकारी था। ये सारी चीजें जो है आप लोग को इस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में करना है। जबकि एक्टिविटी जोन में 2 प्रश्न दिए गए हुए हैं, पहला और दूसरा। पहला है ऑर्गेनाइज अ डिबेट, एक वाद विवाद आप लोग अपने सहपाठियों के साथ यानी कि अपने क्लासमेट के साथ करें, जिसमें टॉपिक होगा हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स इन हिस्ट्री। इतिहास में तिथियों का, समयों का, डेट्स का क्या महत्व है, इसकी बात करनी है, इसी पर वाद विवाद करना है। जबकि दूसरा प्रश्न कहता है कि इमेजिन दैट यू आर अ वॉयेजर ऑफ द अर्ली मॉडर्न पीरियड ऑन अ वॉयेज टू फाइंड न्यू ट्रेड रूट कनेक्टिंग यूरोप एंड विथ एशिया। आप लोग मानो, आप लोग इमेजिन करो कि आप एक खोजी हो, आप एक खोज करता हो और आपको एक नया ट्रेड रूट, एक नया व्यापारिक रास्ता ढूंढना है, जो रास्ता यूरोप और एशिया को कनेक्ट करे, यानी कि यूरोप महादेश और एशिया महादेश को जोड़े। बिफोर अंडरटेकिंग द एक्सपेडिशन व्हाट प्रिपरेशन वुड बी डन बाय यू, लिस्ट देम। ये करने से पहले, यानी कि जो आप लोग करेंगे, जो आप इमेजिन कर रहे हैं कि मैं ये करूंगा, तो उसको करने से पहले कौन कौन से पेपर वर्क, कौन कौन सी चीजें जो हैं आप लोग पहले करेंगे, कौन कौन सा प्रिपरेशन, कौन कौन सी तैयारी आप लोग पहले करेंगे। आपको सिर्फ वही चीज लिखना है कि अगर आप मान लो कि मैं एक खोजी हूं, मुझे एक रास्ता खोजना है, रास्ता ढूंढना है जो कि यूरोप और एशिया को कनेक्ट करे, यूरोप और एशिया को कनेक्ट करने वाला एक ट्रेड रूट, एक व्यापारिक रास्ता ढूंढना है। तो उसको ढूंढने के लिए जाने से पहले आप क्या क्या प्रिपरेशन, क्या क्या तैयारी करोगे, उन सारी चीजों को यहाँ पर लिखना है। आपको ढूंढने नहीं जाना है, आप ढूंढने अगर जाओगे तो उसके लिए क्या क्या तैयारी करोगे उसको आपको लिखना है। वही यहाँ पर आपका प्रश्न है, वही आपका यहाँ पर उत्तर होगा। लास्ट में एक समरी के तौर पर, यानी कि यहाँ पर आपका प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर समरी के तौर पर ये पूरे चैप्टर को समराइज किया गया हुआ है, निचोड़ के तौर पर दिया गया हुआ है। यानी कि अब आपका अध्याय भी समाप्त हो गया, अब आपका उसके आधार पर आने वाला प्रश्न भी समाप्त हो गया। कोई भी प्रश्न में कोई भी समस्या होता है, आप लोग मुझसे अलग अलग माध्यम से जुड़कर पूछ सकते हैं। पीएसबीआई के अलग अलग माध्यम से, अलग अलग पोर्टल से, चाहे वो कमेंट करके हो, चैट करके हो, अपने जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं वहां के शिक्षकों के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं, या फिर वहां के शिक्षकों से ही वो प्रश्न का उत्तर या फिर कोई भी प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, बेझिझक होकर पूछे। कहीं पर भी कोई भी प्रश्न करने में कोई भी समस्या आता हो, मैंने जो भी कंसेप्ट पढ़ाया है उसमें कोई भी समस्या आया हो, समझ में ना आया हो, या फिर कोई ऐसी चीजें जो मैंने न पढ़ाया हो फिर भी वो आपके मन में चल रहा हो और आपको वो समझना हो, तो वो सारी चीजें आप मुझसे पूछ सकते हैं। निसंकोच पूछें और अच्छे तरीके से सारी चीजों को पढ़ें, अच्छे तरीके से उत्तर करें, क्योंकि जितना अच्छा आप अभी पढ़ेंगे उतना बेहतर आपका भविष्य हो जाएगा। क्योंकि अभी जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम लोग एसएसटी की बात करें तो एसएसटी अभी तो आप लोग
क्लास 8 में हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स के तौर पर 3 पार्ट में देख रहे हैं। आने वाले समय में ये 9th 10th में इसमें पॉलिटिकल साइंस भी जुड़ जाएगा, राजनीतिक विज्ञान भी आपको इसी एसएसटी के तहत पढ़ना है। यहाँ पर आप लोग को अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स की भी पढ़ाई करनी है। और 10th के बाद जो 3 स्ट्रीम, जो 3 शिक्षा के क्षेत्र बेसिकली होते हैं, जिसे एक विद्यार्थी को किसी एक को चुनना होता है, वो कला, वो वाणिज्य और वो विज्ञान, वो आर्ट, वो कॉमर्स और वो जो साइंस होता है, उसमें ये जो एसएसटी है ये आर्ट का पार्ट हो जाता है, यानी कि कला के क्षेत्र में ये चीज चला जाता है। जो भी लोग कला स्ट्रीम में आगे बढ़ना चाहेंगे, 10वीं के बाद पढ़ाई करेंगे 11वीं 12वीं की, वो इसी एसएसटी को ही आधार बनाएंगे, क्योंकि वहां पर आर्ट जो है वहां पर यही एसएसटी जो है आगे बढ़ता है। और साइंस और कॉमर्स वालों के लिए भी ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। ऐसा नहीं है कि साइंस और कॉमर्स वालों के लिए एसएसटी 10th के बाद उपयोगी नहीं होता है, क्योंकि एसएसटी जो है ये समाज की बातें करता है, ये सोशल स्टडीज है, ये सामाजिक अध्ययन है। और चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो कला हो, चाहे वो वाणिज्य हो, सब समाज से जुड़े हुए हैं, इसलिए समाज का ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 10th के बाद आर्ट के लिए ये बहुत बड़ा चीज हो जाता है, और जिसे माना जाता है भारत का तथाकथित तौर पे, भले हो या ना हो, भारत का सबसे भारी, सबसे बड़ा जो परीक्षा जो है वो लोक सेवा का माना जाता है, जिसे यूपीएससी कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का परीक्षा कहते हैं। उसका भी आधार जो है वो एसएसटी, यही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स बनता है। मेन आधार, मुख्य आधार ये बनता है। इसलिए जिस लोगों को इस क्षेत्र में जाना है, यूपीएससी लोक सेवा के क्षेत्र में जाना है, उसे भी अपने एसएसटी को बहुत ज्यादा मजबूत रखना होगा। और उसी लोक सेवा के क्षेत्र में भारत का तथाकथित कहा जाने वाला सबसे बड़ा प्रशासनिक पद, सबसे बड़ा नौकरी का पद जो है वो आईएएस वाला है। उसके लिए भी यहीं से रास्ते बनते हैं। तो अच्छे तरीके से एसएसटी की पढ़ाई करें, अच्छे तरीके से बाकी सारे विषयों की भी पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ाई जो है इससे आपका ज्ञान वर्धन होगा, चरित्र निर्माण होगा, भविष्य निर्माण होगा, और आने वाली पीढ़ी भी, आपके बाद वाली पीढ़ी भी आपसे निर्मित बेहतर तरीके से होगी। इसलिए आप लोग सही तरीके से सारा कुछ करें। अब हम लोग आएंगे और बात करेंगे लेट्स समराइज वाले सेगमेंट में, और उन सारे चीजों की बात करेंगे जो हम लोगों ने इस अध्याय में ऑलरेडी कर रखा है। तो लेट्स समराइज में, इंडिया इन द 18th सेंचुरी, भारत 18वीं शताब्दी में कैसे, कहां, कब, क्या, इन सारे चीजों की हम लोग बात करेंगे। क्योंकि ये जो मॉडर्न पीरियड है ये तो तभी से शुरू होता है, 8 से 18वीं शताब्दी तक तो हमारा मध्यकाल था। तो इंडिया इन द 18th सेंचुरी में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीरियड, इस काल का जो गुण है, अब उसकी बात कर लेते हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। द सक्सेसर ऑफ औरंगजेब वेयर वीक एंड इनकैपेबल रूलर, जो औरंगजेब के बाद जितने भी शासक आए वो कमजोर थे और वो असक्षम थे अपने मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ाने में। Many of their provincial kingdom declared their independence and were named succession state। बहुत सारे जो अलग अलग जो साम्राज्य थे, अलग अलग जो औपनिवेशिक साम्राज्य थे, उन लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, अपनी स्वतंत्रता बताई, और वो लोग अलग अलग सक्सेशन स्टेट के तौर पर जाने गए, जिसमें अवध की बात है, जिसमें बंगाल की बात आती है, ये सारे हैं। Penetration of the European companies and conflict among them, which include countries like Holland, Dutch, French, Portuguese and the British। ये जो यूरोपियन कंपनी थी ये पहले भारत में आई, फिर आपस में ये लोग लड़े, और कैसे अंग्रेज और यानी कि इंग्लैंड वाले लोग और फ्रांस वाले लोग लड़े, और फ्रांस दक्षिण तक रह गया और इंग्लैंड जो है वो लगभग पूरे भारत में नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट में फैलता चला गया। न्यू रीजनल किंगडम इमर्ज इन द मिड 18th सेंचुरी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। अलग अलग क्षेत्रीय साम्राज्य भी स्थापित हुई, अलग अलग क्षेत्रीय साम्राज्य का भी निर्माण हुआ भारत में मध्य 18वीं शताब्दी में। आगे, द इन्वेशन ऑफ नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली वीकेंड द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 के बाद तो कमजोर हो ही गया, लेकिन उसके बाद नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का जो भारत पर आक्रमण हुआ, अपने प्रॉफिट के लिए उसने भी मुगल शासन को और ज्यादा कमजोर या फिर लगभग समाप्त कर दिया।
द बैटल ऑफ पलासी एंड बक्सर ट्रांसफॉर्म द नेचर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम ट्रेडिंग कंपनी टू पॉलिटिकल रूलर ऑफ इंडिया। पलासी का युद्ध हो या फिर बक्सर का युद्ध हो, इन दोनों युद्ध ने अंग्रेज यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि एक व्यापारिक कंपनी को एक आर्थिक और एक राजनीतिक शक्ति बनाने की ओर आगे बढ़ा दिया। The exploitative nature of the company's rule led to the growth of a common feeling of hatred for British rule। ये जो अंग्रेजों के द्वारा जो शोषण करने वाला जो रवैया था, इससे भारतीयों में, चूंकि वो भारत के लोगों पर शासन कर रहे थे, भारत पर शासन कर रहे थे, तो भारतीयों में ये चीजें जो है वो, चूंकि शोषण हो रहा था तो भारतीयों में गुस्सा बढ़ता चला गया और भारतीय जो है इससे नाराज होते चले गए। अब इसी इंडिया इन द 18th सेंचुरी में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीरियड के बाद वेयर, व्हेन एंड हाउ में हम लोग बात करते हैं इसकी, जो यहां पर लिखा हुआ है। द मेन सोर्सेज फॉर द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री आर एज फॉलोज। जो मुख्य स्रोत हैं मॉडर्न पीरियड के लिए इंडियन हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में, भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक काल का जो मुख्य स्रोत है वो है प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। अब हम लोग तीसरा और अंतिम बात करेंगे यूरोप इन द 18th सेंचुरी का, यानी कि 18वीं शताब्दी में यूरोप की बात करेंगे इन 4 बिंदुओं के तहत। पहला, द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी दैट इज रेनिसेंस टुक शेप ऑफ साइंटिफिक इन्वेंटर्स एंड डिस्कवरीज विथ इन्फ्लुएंस्ड ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, अ रिन्यूअल ऑफ इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग लेड टू ह्यूमनिज्म। ये जो किसी भी चीज को खोजने का, किसी भी चीज को जानने की जो चाहत थी, किसी भी चीज को जानने का जो इच्छा थी, जो इंटरेस्ट था, और इसके लिए जो साइंटिफिक इन्वेंटर या फिर कहें तो जो वैज्ञानिक खोज और डिस्कवरी हुई, इससे अलग अलग जीवन के अलग अलग पहलू को और जीवन के ह्यूमन लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट को जानने को, समझने को और प्रभावित करने को मिला। A renewal of interest in the life of human being led to humanism। और इसी आधार पर ह्यूमनिज्म का स्थापना हुआ, यानी कि मानव निर्मित संसार का स्थापना हुआ। ह्यूमनिज्म का मतलब है कि दुनिया बनाते हैं ऊपर वाले और मशीन और बाकी चीजें बनती है नीचे वालों के द्वारा। द टर्किश कंट्रोल ओवर लैंड ट्रेड रूट कनेक्टिंग यूरोप टू द ईस्ट फोर्स द यूरोपियन टू लुक अल्टरनेट सी रूट टू द ईस्ट। ये जो तुर्क के द्वारा जो कंट्रोल कर लिया गया, नियंत्रित कर लिया गया उस क्षेत्र को, जिससे यूरोपियन जो है वो ईस्ट में या फिर इंडिया में आते थे। अब इसके बाद इन्होंने एक नया रास्ता, पानी वाला, नदी वाला और सागर महासागर वाला रास्ता बनाया, ढूंढा, जिसके आधार पर ये लोग एक नए रास्ते से भारत तक या फिर ईस्ट तक आ सकते थे यूरोपियन। स्पेनिश एंड पोर्तुगीज एक्सप्लोरर्स मेड देयर मार्क इन फाइंडिंग नेवी सी रूट अक्रॉस द ग्लोब। जो स्पेन वाले, जो पुर्तगाल वाले जो खोजी थे, इन्होंने अलग अलग सागर वाले रास्ते को ढूंढा। अगला, द पॉपुलर अपसर्ग टुक द फॉर्म ऑफ रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, अमेरिका एंड फ्रांस एंड एस्टैब्लिश द राइट ऑफ द पीपल टू पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट। और जो एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुए, बहुत महत्वपूर्ण जो चेंज हुआ, जो क्रांति हुआ, जो रिवॉल्यूशन हुआ इंग्लैंड में, अमेरिका में और फ्रांस में। इंग्लैंड जो और फ्रांस जो अभी यूरोपियन नेशन है, अमेरिका जो 2 महादेश नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में है, और अमेरिका एज अ देश, एज अ नेशन जो है वो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका महादेश का पार्ट है। यहाँ पर लोगों को गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट यानी कि सरकार में अपना सहभागिता देना, अपना योगदान देने का अवसर प्राप्त हुआ, वो भी इसी आधुनिक काल के समय हुआ। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन इंग्लैंड एंड स्प्रेड ओवर अदर पार्ट ऑफ यूरोप, ऑफ शेयरिंग इन द बिगिनिंग ऑफ एन एरा ऑफ इंपेरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। और ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो औद्योगिक क्रांति था, यह इंग्लैंड में शुरू हुआ और यह धीरे धीरे यूरोप में, यानी कि अलग अलग यूरोपियन नेशन में, चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, रूस हो, रसिया जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, इन सारे जगहों पर फैलता गया। और इसी आधार पर इन सारे देशों का अलग अलग जो अविकसित क्षेत्र थे, इंडस्ट्री के आधार पर वहां पर इन लोगों ने अपना शासन किया,
शासन को आगे बढ़ाया। ये सारे जो बातें थी ये सब हम लोग पहले भी कर चुके थे, इसको समअप के तौर पर, समरी के तौर पर हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। पृष्ठ संख्या 11 समाप्त होता है। अब हम लोग आते हैं पृष्ठ संख्या 12 पर, जो कि हम लोग का चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग इस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया को देखेंगे। लेकिन ये सारी बातें होंगी अगली कक्षा में। अब हम लोग का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है, चैप्टर नंबर 1 समाप्त होता है। अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, अगली कक्षा में फिर हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 में आने वाले वो सारी बातों की जो आप लोगों को आपके बोर्ड PSBI के अनुसार पढ़ना है। तो इस कक्षा को देते हैं यहीं पर विराम, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।